डियर स्टूडेंट्स, अपने 17वें वर्ग का सिर्फ लास्ट टॉपिक रहता है जो हैलोजन के ऑक्सी अम्ल है। यानी अपना ये छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 15-1 मिनट का। इसमें अपना 17वां वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड आएगा 18वां वर्ग, जो छोटा सा ये कम से कम 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो हैलोजन के ऑक्सी अम्ल में अपने इनके 4 ऑक्सी अम्ल देखेंगे। कौन से 4 ऑक्सी अम्ल देखेंगे? एक तो होगा अपना हाइपोहेलस अम्ल, दूसरा अपना अम्ल होगा हेलस अम्ल, जिसे डायरेक्ट बोलते हैं हेलस अम्ल। तीसरा अपना होगा हेलिक अम्ल और फोर्थ अपना होगा परहेलिक अम्ल। ऐसे अपने को डायरेक्ट याद रखने होंगे कि ये कितने टाइप के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। तो 4 टाइप के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। एक तो हाइपोहेलस अम्ल। हाइपोहेलस का मतलब हेलस यहाँ पर कोई हैलोजन होगा, जैसे फ्लोरस हो गया, क्लोरस हो गया, ब्रोमस हो गया, आइडस हो गया, ये सारे क्या होंगे? हेलस का मीन होगा। और हाइपो का मतलब वो उनके फॉर्मूले से पता चलेगा कि इसको अपने हाइपो क्यों बोलेंगे, इसको अपने डायरेक्ट हेलस क्यों बोलेंगे। तो इनके फॉर्मूले सिंपल से ध्यान रखना। हेलस अम्ल में क्या होगा? HOX होगा और हाइपोहेलस में HOX होगा। हेलस में क्या होगा? HXO2 हो जाएगा और इसमें HXO3 हो जाएगा और लास्ट में HXO4 हो जाएगा। ये क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं और ये इनके क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। यानी हेलस आपसे पूछेंगे हेलस अम्ल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, तो HXO2 होता है। जैसे आपको बोल दे कि क्लोरस अम्ल का सामान्य फॉर्मूला, तो क्लोरस अम्ल का सामान्य फॉर्मूला क्या होगा? HClO2। उसी प्रकार से आपको बोल दे हाइपोक्लोरस अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो HClO। उसी प्रकार से आपको बोल दे कि क्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, तो HClO3। पर क्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HClO4। उसी प्रकार से आपसे बोल दे कि हाइपोब्रोमस अम्ल का फॉर्मूला HOBr। फिर ये ब्रोमस अम्ल बनाता नहीं है। कौन सा अम्ल नहीं बनाता? तो ब्रोमस अम्ल नहीं बनाता। उसके बाद में अपने कह सकते हैं ब्रोमिक अम्ल बनाता है। ब्रोमिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HOBrO3। और लास्ट बार में पर ब्रोमिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HBrO4। उसी प्रकार से आइडस यानी आयोडीन के कौन कौन से अम्ल होंगे? तो आयोडीन के भी 3 अम्ल होंगे, HOI, जिसे आइडस अम्ल बोल देंगे। फिर ये कौन सा अम्ल नहीं बनाता? हाइपोआइडस अम्ल बोल देंगे। कौन सा अम्ल नहीं बनाएगा? तो आइडस अम्ल का निर्माण नहीं करेगा। कौन सा बना लेगा? फिर 3rd नंबर पर आइडिक अम्ल और लास्ट में पर आइडिक अम्ल। ये क्या करेगा? ये अम्ल का निर्माण करेगा। हाइपोहेलस अम्ल, हेलस अम्ल और हेलिक अम्ल और लास्ट में कौन सा है अपना? पर हेलिक अम्ल। हेलिक का मतलब यहाँ पर क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक। यहाँ पर भी हेलिक का मतलब ये हेलस का मतलब फ्लोरस, क्लोरस, ब्रोमस, आइडस और हाइपो वर्ड लगा के उसके साथ में हेलस दे रखा है। तो हेलस यहाँ पर भी क्या है? क्लोरस, फ्लोरस, ब्रोमस, आइडस, ये इनके मीन है। सामान्य फॉर्मूले इनके HOX हाइपोहेलस का और हेलस का डायरेक्ट HXO2 और उसके बाद में हेलिक अम्ल का HXO3 और लास्ट में जो पर हेलिक अम्ल है उसका HXO4 हो जाएगा। ये क्या होंगे? इनके सामान्य फॉर्मूले होंगे। उसी के अकॉर्डिंग इनको सामान्य फॉर्मूले को अपने को ध्यान में रख के सिर्फ X को अपने क्या करना है? चेंज करना है। X की जगह अपने क्लोरीन लगा देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार से हाइपोब्रोमस अम्ल, ब्रोमस अम्ल का डायरेक्ट निर्माण नहीं करेगा तो फिर कौन सा है? ब्रोमिक अम्ल, पर ब्रोमिक अम्ल। हाइपोआइडस अम्ल फिर आइडस अम्ल का निर्माण नहीं करेगा। कौन सा? डायरेक्ट आयोडिक अम्ल और पर आयोडिक अम्ल का क्या करेगा? ये निर्माण करेगा। ये 3 टाइप के क्या आएंगे? अपने क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के अम्ल देंगे। अब बात आती है कि फ्लोरीन भी तो बनाता है। तो फ्लोरीन
एकमात्र अम्ल बनाता है जिसे अपने बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, फ्लोरस अम्ल, या ऐसे फ्लोरस ऐसे भी लिखा मिल सकता है अपने को, फ्लोरस अम्ल। ये एकमात्र अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है, और बाकी कोई अम्ल नहीं बनाता, और बाकी कोई अम्ल जैसे फ्लोरस अम्ल का निर्माण नहीं करता, डायरेक्ट फ्लोरिक अम्ल भी नहीं बनाता, और परफ्लोरिक अम्ल का भी निर्माण नहीं करता। नहीं करने का रीजन क्योंकि अपने को पता है कि फ्लोरीन में क्या नहीं होते, रिक्त द्विकर्षक नहीं होते, रिक्त द्विकर्षक नहीं होते, रिक्त द्विकर्षक नहीं होते, तो ये क्या नहीं कर पाता, अपने जो इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या नहीं कर पाता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का विस्तार नहीं कर पाता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का विस्तार नहीं कर पाता, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का विस्तार नहीं कर पाएगा तो अपने को पता है कि ये क्या नहीं कर पाएगा, इस प्रकार के अन्य अम्लों का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो क्लोरीन के 4 ऑक्सी अम्ल होंगे, हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। फॉर्मूले डायरेक्ट माइंड में रखना, HClO, HClO2, HClO4, HCO3। और इसी प्रकार से जो ब्रोमीन के होंगे वो 3 अम्ल होंगे, एक तो हाइपोब्रोमस अम्ल, उसके बाद में ब्रोमिक अम्ल और परब्रोमिक अम्ल। उसके बाद में आयोडीन के पूछ ले तो आयोडीन के भी कितने होंगे, 3 ही अम्ल होंगे, कौन से, आयोडस अम्ल, आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल और लास्ट में परायोडिक अम्ल। फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सिक अम्ल का निर्माण करता है, उसे अपने बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। एकमात्र ऑक्सिक अम्ल बनाने का कारण इसमें रिक्त द्विकर्षक नहीं होते, जिसके कारण अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का विस्तार नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब इसमें अतिव्यापन करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये एकमात्र ऑक्सी अम्ल बना पाएगा, कौन सा, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो ये क्या होते हैं, हैलोजन के जो 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग के समाने ऑक्सी अम्ल होते हैं, समाने क्या होते हैं, ये ऑक्सी अम्ल बोलते हैं इनको अपने, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, अन्य ऑक्सी अम्लों का निर्माण कर सकते हो। डायरेक्ट अपने को इनके नाम कैसे याद करने होंगे, तो ये छोटी सी कहानी ध्यान में रखना। हैलस का मतलब यहाँ पर कोई भी हैलोजन होता है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, इस टाइप से क्या करना है अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद में इन ऑक्सी अम्लों की अपने को अम्लीय प्रवृत्ति देखनी है कि किस प्रकार से कोई ऑक्सी अम्ल होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा, किस प्रकार से कोई ऑक्सी अम्ल दुर्बल अम्ल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल से अपने को पता है HOF हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल और लास्ट के अंदर अपने को पता है हाइपोआइडस अम्ल। ये 3-4 क्या इनके ऑक्सी अम्ल है। अब इनकी अम्लीय प्रवृत्ति देखनी होगी। अम्लीय प्रवृत्ति में 2 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। पहले तो ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, अगर ऑक्सीकरण संख्या समान आ रही है, जैसे यहाँ पर अपने चेक करते हैं तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या +1। ये क्या आ रही है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, क्योंकि यही हो रही है क्योंकि इसमें HOF ऐसे मानते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर जो ध्यान रखना हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन फ्लोरीन से नहीं जुड़कर किससे जुड़ा हुआ रहता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से ये हाइड्रोक्सी समूह किसका प्रतीक होता है, क्षार का प्रतीक होता है ना, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह किसमें होता है, क्षारों में होता है। तो इसलिए इन प्रकार के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल होते हैं, उन्हें अपने क्षार अम्ल कहते हैं। क्षार अम्ल कहने का कारण क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होने के कारण अपने को पता है कि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -1। और ये क्या होता है, सॉरी, हाइड्रोक्सी समूह की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, अपने को पता है माइनस होती है। तो डायरेक्ट अपने कह सकते हैं ना कि माइनस होती है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल के आ गई, +1। क्लोरीन की उसी प्रकार से +1, ब्रोमीन की उसी प्रकार से +1 और आयोडीन की उसी प्रकार से कौन सी ऑक्सीजन संख्या निकल के आई है, +1 निकल के आई है। तो इनमें तो सभी की ऑक्सीजन संख्या समान है। अब अपने
अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य कैसे चेक करेंगे कि किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो अपने को पता है ना कि सेम वही फॉर्मूला अपने को माइंड में रखना है। कौन सी? तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर देखेंगे। ब्रैकेट में लिख देता हूं आपको मैं। जब ऑक्सी अम्लों हलोजन के ऑक्सी अम्लों की हलोजन की ऑक्सी अम्लों की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? समान होती है। ऑक्सीजन संख्या समान तो किस आधार पर आपने अम्लीय सामर्थ्य तय करेंगे? तो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर क्या चेक करेंगे? अपने ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य चेक करेंगे। अपने को पता है कि इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है और लास्ट में किसकी होती है? आयोडीन की होती है। ये अपने को पता है। अपने को पता है कि ये बंध कैसे बना हुआ है? इस प्रकार से बंध बना हुआ है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव का। इस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव का। अब इस पर चार्ज जैसे नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर यानी ऑक्सीजन पर जैसे चार्ज पॉजिटिव का है तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन क्या है? प्रबल रंग विद्युतीय है फ्लोरीन के बाद में। तो ये क्या करेगा? फिर हाइड्रोजन के बल को अपनी ओर आकर्षित करेगा और हाइड्रोजन से क्या कर देगा? H+ के रूप में इसे निष्कासित कर देगा। और जैसे ही H+ के रूप में निष्कासित हो जाएगा अपने को पता है कि इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फ्लोरीन के ज्यादा होने के कारण ये बाकी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर ज्यादा नेगेटिव का पॉजिटिव का चार्ज आएगा और ज्यादा पॉजिटिव का चार्ज आने पर ये और ज्यादा हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग बना रखी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में निष्कासित हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं HOCl थोड़ी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी? क्लोर यानी हाइपोक्लोरस अम्ल से कम हो जाएगी। फिर अपने को पता है कि ब्रोमीन की उसके बाद में तो HOBr की हो जाएगी और लास्ट में अपने कह सकते हैं कि HiO की हो जाएगी। मतलब इसे बोलेंगे कि हाइपोक्लोरस अम्ल की विद्युत ऋणात्मकता हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोब्रोमस अम्ल, हाइपोआइडस अम्ल से ज्यादा होती है। ज्यादा होने का कारण क्योंकि इसके अंदर जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो प्रबल रंग विद्युतीय होता है और प्रबल रंग विद्युतीय होने के कारण ये बल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाता है? नेगेटिव का और पॉजिटिव का। और ऑक्सीजन अपने को पता है कि फ्लोरीन के बाद में क्या है? प्रबल विद्युत ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इसके कारण ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो OH1 के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर क्या करने लगेगा? आकर्षित करने लगेगा और H+ के रूप में हाइड्रोजन को निष्कासित कर देगा, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। तो सिंपल सा सिर्फ लिखना कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा लिखना होगा। जब आपको ये अम्ल दे दे और पूछे कि इन ऑक्सी अम्लों की उनकी बढ़ती हुई अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में लिखिए, तो ये अम्लीय सामर्थ्य का आप क्रम लिख दोगे और कंसेप्ट के रूप में आप बता दोगे कि विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसलिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और H+ के रूप में आसानी से हाइड्रोजन आयन को निष्कासित करेगा। और कोई भी अम्ल कितना प्रबल अम्ल होता है इसका अपने को अंदाजा सिर्फ इस आधार पर ही लगाते हैं ना कि हाइड्रोजन आयन कितनी आसानी से मिल जाए। तो हाइड्रोजन आयन में क्या होगा? सर्वाधिक आसानी से मिल जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे? प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद में सेकंड आपको एक ही टाइप के ऑक्सी अम्ल देते हैं, यानी क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल देते हैं, चारों के चारों आपको लिख दें। जैसे आपको लिख दिया यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल लिख दिया, हाइपोक्लोरस अम्ल लिख दिया, क्लोरस अम्ल लिख दिया डायरेक्ट में, और क्लोरिक अम्ल लिख दिया और परक्लोरिक अम्ल लिख दिया। ये चार आपको क्या लिख के दे दिए? ऑक्सी अम्ल लिख के दे दिए। ये लिख के देगा, इसे क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस, क्लोरस और क्लोरिक और परक्लोरिक अम्ल। अब इसके अंदर अपने को पता है कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या +1, इसमें +3,
इसमें +5, इसमें +7। ये क्या है? क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या, अपने को ये पता है, निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन संख्या समान है, हाइड्रोजन क्या है इसमें प्लस के रूप में हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें माइनस के रूप में हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1 कट के कितनी होगी? -1, उधर जाके प्लस की हो जाएगी। उसी प्रकार से -3 हो जाएगा उधर। तो ये जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल दे रखी है, ये इनकी क्या है? इनमें जो क्लोरीन परमाणु इनकी ऑक्सीजन संख्या है। और अपने को पता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन संख्या बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाता है? अपने को पता है आकार में कमी आती है। आकार क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। और आकार छोटा होता जाएगा तो अपने को पता है कि किस चीज में? विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो जाएगी? आकार क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन संख्या बढ़ने पर आकार छोटा हो जाएगा और विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी तो अपने को पता है कि उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अम्लीय सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये थोड़े से अपने को वर्डों के साथ ही क्या करना है? खेलना और करना कुछ नहीं। या सिंपल लैंग्वेज में आप इतना सी बोल सकते हो कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है? किसी अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाती है। अब उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा? पर क्लोरिक अम्ल होगा, उसके बाद में क्लोरिक अम्ल होगा, उसके बाद में डायरेक्ट बोल सकते हैं क्लोरस अम्ल होगा और हाइड्रोक्लोरस अम्ल होगा। ये क्या होंगे? इनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा। अम्लीय सामर्थ्य का ये क्रम क्यों होगा? क्योंकि आपने बोलेंगे कि ऑक्सीजन संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो इसमें सबसे प्रबल ऑक्सीजन संख्या किस पर है? पर क्लोरिक अम्ल पर है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्रबल हो जाएगा। या फिर दूसरा और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एक क्लोरस अम्ल दे दिया आपको, दूसरा आपको दे दिया, एक तो वर्ड बोलने में तो गलती कर रहा हूं मैं, इसे पर क्लोरिक अम्ल बोल रहे हैं। एक आपको पर क्लोरिक अम्ल दे दिया, दूसरा आपको क्या दे दिया? क्लोरिक अम्ल दे दिया। और पूछा कि दोनों में किसकी प्रबल ऑक्सीजन, यानी कौन सा प्रबल अम्लीय अम्ल है या कौन सा प्रबल ऑक्सी अम्ल है? पर क्लोरिक अम्ल और क्लोरिक अम्ल में कौन सा प्रबल ऑक्सी अम्ल है? तो अपने बोल देंगे डायरेक्ट कि पर क्लोरिक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन संख्या ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? आकार छोटा हो जाएगा क्लोरीन का, और क्लोरीन का आकार छोटा हो जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो यह हाइड्रोजन की बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी। यही तो कंसेप्ट है। लेकिन तो अपने को चाहिए क्या? H+ आसानी से चाहिए। अब देखो दूसरा कंसेप्ट भी लगा सकते हो कि अगर हाइड्रोजन प्लस निकल जाए, उसके बाद में इसके अंदर अगर हाइड्रोजन प्लस का मैं निष्कासन कर दूं तो पर क्लोरेट आयन बनेगा, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा वो क्लोरेट आयन बनेगा। यानी पर क्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन के निष्कासन से पर क्लोरेट आयन बनता है, और क्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन के निष्कासन से क्लोरेट आयन बनता है। इसे मैं क्या बोलूंगा? पर क्लोरेट आयन। इसे मैं क्या बोलूंगा? क्लोरेट आयन। अब अपने को पता है पर क्लोरेट आयन में जो ऋणावेश आया है वो 4 ऑक्सीजन परमाणु के पास है, और क्लोरेट आयन में जो ऋणावेश आया वो 3 ऑक्सीजन परमाणु के पास में है। ऑक्सीजन परमाणु अपने को भी पता है कि विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का होता है, और विद्युत ऋणात्मक प्रकृति का होता है तो मतलब ये ऋणावेश लेने की प्रवृत्ति रखता है। ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? पर क्लोरेट आयन होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ऋणावेश है वो 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या हो सकता है? साझा हो सकता है, जिसके कारण ये क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा स्थायी हो सकता है। जबकि क्लोरेट आयन में जो ऋणावेश है वो 3 ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है? समान रूप से समायोजित हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? स्थानांतरित हो सकता है।
लेकिन 4 की तुलना में 3 में है तो अपने कह सकते हैं कि ये कम पर है। कम पर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट आयन की तुलना में कम स्थायी हो जाएगा। कम स्थायी होने के कारण अपने कह सकते हैं कि पर क्लोरेट आयन क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और स्थायी होने के कारण ये बना किससे है, पर क्लोरिक अम्ल से बना है। तो पर क्लोरिक अम्ल ज्यादा क्या हो जाएगा, अम्लीय सामर्थ्य दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आयन के फलस्वरूप जो पर क्लोरेट आयन बनेगा वो पर क्लोरेट आयन क्या होगा, क्लोरेट आयन की तुलना में ज्यादा स्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जो ऋणावेश आया है वो 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। जबकि क्लोरेट आयन में जो ऋणावेश आया वो 3 ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित होगा, जिसकी तुलना में ये, इसकी तुलना से ये क्या हो जाएगा, कम स्थायी हो जाएगा। ज्यादा स्थायी ये हो गया। ये बना किससे है, पर क्लोरिक अम्ल से बना है। तो प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, पर क्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आप आयनन करने के बाद में जो आयन बना है उसके स्थायित्व के आधार पर भी क्या कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऑक्सीजन संख्या के आधार पर भी बोल सकते हो। इस पर जो पर क्लोरिक अम्ल होता है, इस पर जो क्लोरीन पर ऑक्सीजन संख्या होती है वो +7 होती है। और +7 होने के कारण ये क्या होता है, प्रबल स्थायी होता है। ज्यादा ऑक्सीजन संख्या होने के कारण ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। इस पर क्या होती है, +5 होती है। कम ऑक्सीजन संख्या होने के कारण ये क्या होता है, इसकी तुलना में कम अम्लीय होता है। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इनका आयनन करा के पर क्लोरेट आयन बना दो, उसके बाद इसका आयनन करा के क्लोरेट आयन बना दो, क्लोरस आयन बना दो, और उसके बाद में इसका आयनन करा के डायरेक्ट कौन सा, हाइपोक्लोरस आयन बना दो। इन आयनों की स्थायित्व की व्याख्या के आधार पर कर दो या फिर ऑक्सीजन संख्या के आधार पर कर दो, दोनों में से कोई भी कर दो। लेकिन मुझे पता है डायरेक्ट आप क्या रखोगे, ऑक्सीजन संख्या रखोगे, क्योंकि सिंपल वर्ड इसमें आता है। ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है जी, इसके कारण ये प्रबल अम्लीय प्रकृति दिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं। बस इतना सा लिख लो, ठीक है। तो ये क्या आते हैं कि अम्लीय सामर्थ्य का स्थायित्व का क्रम था, ठीक है। एक तो समान ऑक्सीजन संख्या दे रहे, तब अपने को ध्यान रखना है कि समान ऑक्सीजन संख्या दे रखी है तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ है, यानी क्लोरीन के साथ है। अगर ऑक्सीजन संख्या भिन्न भिन्न दे दे तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि इनकी क्या होगी, ऑक्सीजन संख्या देखनी होगी। सबसे प्रबल ऑक्सीजन संख्या वाला यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन संख्या वाला ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अब इनकी कुछ संरचना आती है, यानी हाइपोक्लोरस अम्ल की, तो डायरेक्ट अपने को संरचना पूछ लेते हैं कि संरचना बनाइए। तो ये किसकी संरचना होती है, एक यानी यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आप चेंज करते रहना, तो इसे अपने हाइपोक्लोरस अम्ल की संरचना बोलते हैं। ये किसकी होती है, ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अपने को पता है इसके पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसको स्थानांतरित कर दिया तो इसमें नेगेटिव का चार्ज, इस पर पॉजिटिव का चार्ज। ये किसकी संरचना है, तो यहाँ हाइपोक्लोरस की संरचना है, क्लोरस अम्ल की संरचना है। ये किसकी संरचना है, तो ये डायरेक्ट अपने बोल सकते हैं क्लोरस अम्ल की संरचना है, क्लोरस अम्ल की संरचना है। फिर सेकंड अपना कौन सा आता है, सेकंड आता है अपना क्लोरिक अम्ल आता है, क्लोरिक अम्ल। तो क्लोरिक अम्ल में अपने को संरचना क्या ध्यान में रखनी है, तो क्लोरिक अम्ल की सिर्फ सिंपल सी HOO फिर Cl फिर यहाँ पर O कर देना। उसके बाद में इस पर भी पॉजिटिव का चार्ज, इस पर नेगेटिव का चार्ज, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन दिखा देना। इधर भी एक दो एकाकी इलेक्ट्रॉन दिखा देना। ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास जैसे वैसे रह जाएंगे, ये इनकी क्या होगी, संरचनाएं होगी। लास्ट वाला भी इसी प्रकार से इनके बीच में क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन बॉन्डिंग आ जाएंगे। तो ये क्या होती है, इनकी सामान्य संरचना होती है, ठीक है। तो ये संरचना अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। एक तो कौन सा होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल, दूसरा अपना क्लोरस अम्ल लगा है, तीसरा अपनों ने कौन सा लिखा है, क्लोरिक अम्ल लिखा है। सॉरी, ये ऐसे नहीं होता, अपने को डायरेक्ट यहाँ पर ही रखना है, यानी HOCl। अब इसके साथ में क्या कर देंगे, 2 दिखा देंगे।
फिर HOCl, इसके साथ में क्या कर देंगे 3 दिखा देंगे, यानी इस पर 3 पॉजिटिव का चार्ज, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, वही एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम, इधर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम, इधर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपने को पता है ना कि क्लोरीन के पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम होते हैं, 1 2 और 3। पहला इसने दिया, तीसरे मैंने 2 दिखा दिए यहाँ पर, उसके बाद में दूसरे में इसने 2 दे रखे हैं, इस पर +2 दिखा दूंगा, और उसके बाद में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम वैसा वैसा दिखा दूंगा, -1 2 3 4, 1 2 3 4। ये होती है कि क्या होती है, सामान्य संरचना होती है। हाइपोक्लोरस अम्ल में डायरेक्ट लिख देना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम दिखा देना ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके बाद में क्लोरस अम्ल में ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, अपने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम देगा, जिसके कारण इस पर एक प्लस का चार्ज, इस पर नेगेटिव का चार्ज, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम पड़ा है। उसके बाद में क्लोरिक अम्ल में क्या करेगा, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम ऑक्सीजन को दे देगा, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। इनका तो क्या है, अपने पास दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम वैसे वैसे दिखा दिए, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम, एक इसको दिए, एक इसको दिए, इस पर +2 का चार्ज, इस पर नेगेटिव का, इस पर नेगेटिव का। फिर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम 3 ऑक्सीजन को देंगे तो माइनस 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 3, तो इन पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, एक इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ये क्या होती है, ये सामान्य संरचना होती है। आपसे पूछ ले कि इनकी संरचना बताइए, तो आप संरचना क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। संरचना का मतलब बॉन्डिंग बताना है आपको कि किस प्रकार से इनकी बॉन्डिंग होगी। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है, हाइपोक्लोरस अम्ल डायरेक्ट बना देना है, ये चीज तो अपने को बनानी है, क्यों, क्योंकि ये क्षार मूल होते हैं, ये चीज तो अपने ने बना दी। उसके बाद में ऑक्सीजन को सेट करना है, तो ऑक्सीजन को सेट करने के बाद अपने को पता है कि इसके पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन निगम है, तो वो क्या करता जाएगा, ऑक्सीजन को देता जाएगा, और खुद पर क्या लाता जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज लाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको आयोडीन चेंज कर देना है, उसी प्रकार से आप आयोडीन का भी बना सकते हो, यानी आयोडीन अपने को पता है ये नहीं बनाता, आयोडस अम्ल नहीं बनाता, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपने सिर्फ आयोडीन लिख देंगे, ये तो बनाएगा, ये उसकी संरचना हो। बस इतना सा अपने को, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्या होता है, ऑक्सी अम्ल कंप्लीट होता है। ऑक्सी अम्ल यहाँ तक क्या होता है, अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपना टॉपिक रहेगा कौन सा, वर्ग संख्या 18, ठीक है। थैंक यू।